ठीक है सर। न्यू चैप्टर हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये अपने को समझना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका टैक्सेशन का पूरा जो इंटायर मार्क्स है वो हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद दो चैप्टर और है, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, जो कि काफ़ी इजी है, कुछ है ही नहीं उसमें। मेन अपने को टैक्सेशन में जो मेहनत करना है वो मेहनत किस में करना है, हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकम दो तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। एक होता है रेवेन्यू, एक होता है जो मेरा कैपिटल इनकम है वो मेरा टैक्सेबल नहीं होता, वो मेरा टैक्सेबल नहीं होता। क्लियर है। जैसा कि कोई एसेट्स बेचे उससे पैसा आया वो टैक्सेबल नहीं होगा। प्रॉफिट है वो हमारा टैक्सेबल इनकम है, लेकिन जो कैपिटल रिसीवेबल लोन वगैरह हो गया ये सारा टैक्सेबल नहीं होता। क्लियर है। जो रेवेन्यू आइटम है, जो हमारा रिकरिंग है, जो बार बार अपने को रिसीव होगा, बार बार जो हमारा इनकम होगा वो हमारा टैक्सेबल होगा। नाउ रेवेन्यू में भी देर आर टू टाइप्स, एक हो गया टैक्सेबल और एक हो गया एग्जेम्प्टेड। एक हो गया टैक्सेबल, एक हो गया एग्जेम्प्टेड। मतलब दोस इनकम विच आर एग्जेम्प्टेड, जो कि गवर्नमेंट बोला कि भाई इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, स्कॉलरशिप वगैरह हो गया, कोई अवार्ड वगैरह आपको मिला है उसमें आपको कैश मिला है तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड, जो कि अपने लोग एग्जेम्प्टेड इनकम में पढ़ चुके। क्लियर है। नाउ जो टैक्सेबल है उसको फर्दर कितने हेड्स में डिवाइड किए हैं, 5 हेड्स। कितना हेड है, जिसको अपने लोग बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम, जिसको जोड़ के क्या आता है, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आता है। नाउ 5 हेड्स ऑफ इनकम में नंबर 1 हेड क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। वो इनकम टैक्सेबल होगा जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप में होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का मतलब आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के अंडर पे है। क्लियर है। और आपका कोई बॉस है, वो आपको हर महीना एंड पे या नेक्स्ट मंथ में आपको क्या देता है, सैलरी देता है। वो इनकम को आप कहाँ पे दिखाओगे, वो इनकम को दिखाओगे इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट जो है मेरा वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है सर, जो रेंटल इनकम है। कौन सा इनकम, रेंटल इनकम। किससे, प्रॉपर्टी से। किससे बताइए, प्रॉपर्टी से। अपने लोग पढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी में, वो इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी। कोई एसेट्स को बेच के प्रॉफिट लॉस आता है, क्या आता है, प्रॉफिट लॉस आता है। कोई भी एसेट्स को बेच के प्रॉफिट लॉस आता है वो आप कहाँ पे दिखाओगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं सर। एसेट्स को बेच के, एसेट्स को भाड़ा पे नहीं, भाड़ा पे देके अगर पैसा लेंगे तो क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी, वो रेंटल इनकम हुआ। आप एसेट्स को बेच दिए, बेच के जो आपने प्रॉफिट कमाया वो क्या है, कैपिटल गेन। वो कहां पे जाएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, उससे अगर आप पैसे कमा रहे हो कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अलावा कोई भी इनकम है, इसके अलावा कोई भी इनकम है वो कहां पे टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स। कहां पे टैक्सेबल होगा, तो जिसका कोई हेड नहीं है उसका हेड कौन है। क्लियर है। नाउ हमारा जो टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये फैला हुआ है, नाउ सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये फैला हुआ है, ये सेक्शन 22 से लेके 28 तक है। कहां तक है बताइए, बार बार मेरे डेस्क में एक ऐसा ये होगा, पेन होगा ले गया तो अफरोज। सेक्शन कहां से स्टार्ट है, 22 से लेके सेक्शन कहां तक सर, 28 तक। ठीक है। फिर से पिन मारते हैं तो फिर से पूरा पेज तक कौन सा तक हुआ, हम तुमको फाइल का लिंक सेंड कर दे रहे, तुम प्रिंट कर दे तो 1 से लेके 14 तक प्रिंट करना। ठीक है सर, हाँ ये ठीक है। तो सर ये हमारा सेक्शन कहां से कहां तक कवर है बताइए, सेक्शन 22 से लेके सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 28 तक। 22 से लेके सेक्शन 28। क्लियर है।
नाउ सेक्शन 22 क्या बोलता पढ़िए, सेक्शन 22 प्रोवाइड्स चार्जेबिलिटी। किसके ऊपर में? चार्जेबिलिटी का मतलब होता है कौन सा इनकम को टैक्स करेंगे, कौन सा इनकम इस हेड में टैक्सेबल। क्लियर है? तो सबसे पहले चार्जेबिलिटी का मतलब स्कोप डिसाइड होता है। स्कोप का मतलब कौन सा इस हेड में आएगा, कौन सा इस हेड में टैक्सेबल नहीं हो। क्लियर है? तो चार्जेबिलिटी के लिए याद रखिएगा देयर आर 3 मेन कंडीशन। कितना कंडीशन? 3 मेन कंडीशन। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो उसको टैक्सेबल कर सकते हैं कहां पे? इनकम फ्रॉम द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है? वो 3 कंडीशन क्या है सर? वो 3 कंडीशन क्या है? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब यहां पे लिखा हुआ है, अपने लोग को बस पढ़ना है। वो कंडीशन क्या है? मान लीजिए सर वो कंडीशन मैं आपको बताता हूं। तो 3 कंडीशन है, देयर आर 3 कंडीशन फॉर टैक्सेबिलिटी, फॉर टैक्सेबिलिटी अंडर कहां पे सर? हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी टैक्स करेंगे, अदरवाइज टैक्स। सबसे पहले बोलता है देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। क्या बोलता है? देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग होना चाहिए। नाउ अब यहां पे बिल्डिंग का मतलब क्या है सर? इंग्लिश में बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्डिंग का मतलब क्या होता है हमको बताइए। एक लैंड होता है जिसके ऊपर में पिलर वगैरह खड़ा होता है, जिसमें रूम्स वगैरह लॉट होते हैं, दैट्स फॉर बिल्डिंग, है ना? नहीं। इनकम टैक्स में बिल्डिंग का डेफिनेशन ब्रॉड है। इनकम टैक्स में बिल्डिंग का मतलब और भी बहुत सारा। बिल्डिंग का मतलब ये नॉर्मल अपार्टमेंट नॉर्मल ये नहीं है। बिल्डिंग का मतलब अगर कोई भी लैंड है, कोई भी लैंड है उसके ऊपर में अगर कोई भी शेडेड एरिया, नहीं समझे, कोई भी अगर एरिया अगर शेडेड करके हो गया तो उसको भी अपने लोग बिल्डिंग बोलते हैं। बिल्डिंग इंक्लूड फैक्ट्रीज, बिल्डिंग इंक्लूड्स गोडाउन, बिल्डिंग इंक्लूड्स अपार्टमेंट, बिल्डिंग इंक्लूड्स कमर्शियल मॉल, एनी ऑफिस, एनी अपार्टमेंट हो गया, फ्लैट हो गया, फार्म हाउस हो गया, एनी शेडेड एरिया। एक नहीं होता, एक लैंड होता है, एक लैंड होता है, वो बिल्डिंग नहीं है। लेकिन लैंड में अगर आप एरिया बना देते, एक शेड कर देते, क्या कर देते? शेड कर देते, ऊपर में एक तिरपाल वगैरह सम सॉर्ट ऑफ बना देते, राइट? तो उसको क्या बोलेंगे? बिल्डिंग बोलेंगे। सिर्फ लैंड अगर आप भाड़े पे दे रहे हैं वो मेरा बिल्डिंग नहीं। लेकिन लैंड को अगर आप शेडेड कर दे रहे हैं, फिर अगर आप उसको भाड़े पे दे रहे हैं, झोपड़ी जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का मतलब नॉर्मल इंग्लिश वाली लैंग्वेज के हिसाब से बिल्डिंग नहीं होता है। बिल्डिंग का मतलब जितना भी हमारा अपार्टमेंट हो गया, जितना भी एरियाज हो गए, जितना भी हमारा कवर्ड जो हमारा आपका स्ट्रक्चर है, वो तमाम को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? बिल्डिंग के साथ साथ उसके साथ जो लैंड अटैच टू है, लैंड क्या बताइए? अटैच टू, उसके साथ जो जमीन भी जुड़ा हुआ है उसको भी अपने लोग ऐसा कंस्टिट्यूट बिल्डिंग बोलता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी आप जगह में गए हैं ना, इस तरह से रास्ता रहता है और रास्ता से लेके एक घर के तरफ रहता है, और एक घर में जैसे आप एंट्री करते हैं ना, ये यहाँ पर हो गया, और यहाँ पे पूरा बागीचा वगैरह बना हुआ रहता है, रिमेम्बर? यहाँ पे खेत वगैरह हो गया, समझ गए? यहाँ पे प्ले ग्राउंड वगैरह हो गया, पीछे में आपका पूरा जगह वगैरह हो गया। ये जो जितना भी जगह है, जो पूरा एरिया जो है, ये जो पूरा एरिया है, ये जो मेरा पूरा एरिया है, ये सिर्फ बिल्डिंग ये नहीं है। ये जितना भी एरिया हो गया उस लैंड के साथ जुड़ा हुआ, उस बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ, वो तमाम को अपने लोग ऐसा बिल्डिंग कंस्टिट्यूट कर। क्लियर है? तो बिल्डिंग का मतलब हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबिलिटी का सबसे पहले क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। और बिल्डिंग का डेफिनेशन क्या है सर? कुछ भी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी शेडेड एरिया, वो तमाम, आप यू नेम इट। अब ये ऑफिस, ये भी बिल्डिंग है, ठीक है? कोई फैक्ट्री, वो भी बिल्डिंग है, गोडाउन, शोरूम, फार्म हाउस, अपार्टमेंट, झोपड़ी, वो तमाम चीज को बिल्डिंग बोलते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। क्लियर है? उससे अगर आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं, उसको अगर आप भाड़े पे लगा के कर रहे हैं, तो कहां पे टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी। कहां पे टैक्सेबल होगा? ये आपका बिल्डिंग है क्या? ये मोबाइल बिल्डिंग है क्या? इसको अगर आप भाड़े पे दे रहे हैं, कंप्यूटर भी भाड़े पे होता है, बताए नहीं? नहीं, आज के टाइम में कोई भी ऐसा चीज जो भाड़े पे नहीं मिल रहा है,
सब कुछ भाड़े पे मिलता है बेटा, कोई भी ऐसा चीज नहीं बचा है जो भाड़े पे बाप भी मिलता है, पता है कि नहीं है? तो स्कूल में फंसे, गार्जियन कॉल हुआ, पेरेंट्स कॉल हुआ, तो किसको लाएंगे? अपनी मम्मी पापा को लाते हैं क्या? भाड़े का बाप रिक्शा वाला ऑटो वाला उठा लिया, देवा बदे को 500 रुपये देंगे, चल मेरा स्कूल बाप बन के किया, समझ गए? तो वो भी तो इनकम कमा रहा है ना वो बंदा, लेकिन क्या है, वो बिल्डिंग से रेंटल इनकम कमा रहा है क्या? बहुत सारा देखिए ना, शादी का जोड़ा वगैरह भी भाड़े पे मिलता है, पता है कि नहीं आप लोग को? नहीं पता है ना, मत करिएगा। लेकिन जो लोग करता है, जैसे बहुत सारा, मेरा एक फ्रेंड है, शादी का जोड़ा भाड़े पे लिया। अरे भाई एक दिन का चीज है क्या, 5,000 10,000 रुपया 20,000 रुपया खर्चा करेगा आदमी, भाड़े पे ले लिया 2,000। एक दिन के लिए ना सर, दोबारा थोड़ी ना पहनेंगे आप शेरवानी एकदम पूरा चमकीला वगैरह, थोड़ी ना आदमी पहनता है। तो भाड़े पे अगर वो सामान जो ले रहे हैं, तो अगला के लिए तो इनकम है वो भाड़े पे, उसके लिए तो रेंटल इनकम है, वो वही वाला आपको जो पहनाया वही बड़ा धो के फिर अगला को पहनाएगा, यही चलते रहता है ना सर भाड़े पे। तो भाड़े पे तो कुछ भी चीज मिलता है। तो क्या जो भी अगर रेंटल इनकम अदर देन बिल्डिंग के अलावा भी जो आता है, उसको भी हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएंगे? नहीं, वो कहाँ जाएगा? अदर्स। तो याद रखिएगा, रेंटल इनकम फ्रॉम द बिल्डिंग वुड बी चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, अदर देन रेंटल इनकम फ्रॉम एनी अदर एसेट्स अदर देन बिल्डिंग, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑफिस रेंट, कुछ भी, कुछ भी, वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल, बिकॉज इसका कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी अ, क्लियर हो गया? दूसरा दूसरा पॉइंट समझिएगा, दूसरा पॉइंट होता है सर, एसएससी मस्ट बी दी ओनर ऑफ द कंपनी। क्या बोलते हैं? एसएससी must be the owner of the company sir, SEC must be the owner of the property। प्रॉपर्टी का ओनर कौन होना चाहिए? एसएससी। एसएससी बोले तो जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है, जो पर्सन, एसएससी का मतलब क्या आता है? द पर्सन हु पेज टैक्स, मतलब एक्चुअली जिसके ऊपर इनकम टैक्स पड़ रहा है वही बंदा, और वही बंदा उस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। ओनर का मतलब लीगल ओनर, ओनर का मतलब, ओनर कैसे जस्टिफाई होता है? केएमसी में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होता है, तो केएमसी का जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स बिल जो होता है, वो प्रॉपर्टी टैक्स बिल में किसका नाम होना चाहिए? वो ओनर का नाम। अगर केएमसी का जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप डॉक्यूमेंट है उसमें उस बंदा का नाम है, मतलब क्या है? उसका ओनर कौन है? वो बंदा। क्लियर है? तो एसएससी मस्ट बी दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तभी वो इनकम कहां पे टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ आपको एक केस बताते हैं, कुछ कुछ देर से आना लोग दिखाते हैं आप। मान लीजिए कि सर मैं हूं और ये अफरोज है, अफरोज देर से आना है। एक प्रॉपर्टी मेरे नाम में था, एक प्रॉपर्टी मेरे नाम का था, ये मैं अफरोज को रेंट पे दे दिया, भाड़े पे दे दिया अफरोज को, रिश्तेदारी में, नहीं समझे? अच्छा रिलेशन उसके साथ, मेरा प्यार करते हैं उसको, मतलब अच्छा वाला, ऐसा मत समझेगा। तो मान लीजिए सर मैं क्या कर दिया, रेंट में दे दिया अफरोज को, और अफरोज मेरे को 10,000 रुपया रेंट देता है। कितना देता है? 10,000 रुपया पर मंथ वो मुझे रेंट देता है। ओनर कौन है? अफरोज है, भाड़े पे उसको जगह देंगे, ओनर बन जाएगा। तो ओनर कौन है? मैं हूं। अब यहीं पर एक एग्रीमेंट का एक पॉइंट होता है, जैसा कि एग्रीमेंट अभी ज्यादातर 11 महीना का, 1 साल का एग्रीमेंट। मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा क्यों। पहले 3 साल 5 साल का रेंट एग्रीमेंट होता था, अभी रेंट एग्रीमेंट 5 साल 3 साल का नहीं होता, अभी 11 महीना का होता है। क्यों होता है उसका रीजन भी यहाँ पर मैं आपको चैप्टर बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्यों। रीजन है कि अगर आप 11 महीना से ज्यादा का अगर आप किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, तो उसका टेनेंसी राइट हो जाता है। क्या हो जाता है? टेनेंसी राइट। फिर वो टेनेंसी राइट एक्ट में आ जाता है और आप उसको अब निकाल नहीं सकते। तो इसीलिए वो टेनेंसी राइट नहीं देने के लिए लोग क्या करते हैं, 11 महीना का एग्रीमेंट बनाते हैं, और वो एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट नहीं होता, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? हम आपको लाइसेंस दिए वहां रहने के लिए, लाइसेंस एंड हुआ, आप चले जाए, टेनेंसी राइट नहीं आता। क्लियर? इसीलिए लोग 11 महीने का बनाते हैं। डिटेल में आएंगे। मान लीजिए सर अफरोज को हम ये जगह रेंट पे दे दिए, ठीक है। अब अफरोज क्या किया है कि भाई ये जगह का वैल्यू है, समझे? मान लीजिए कि करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी है, तो भाई इसको तो इजिली 25,000 20,000 रुपए भाड़े पे तो आप दे सकते थे,
लेकिन अफरोज मेरा खास बंदा है, उसके साथ कनेक्शन अच्छा है मेरा, तो क्या करता है वो कम पे ले लिया। कितना पे ले लिया? रिश्तेदारी दिखा के, प्यार दिखा के कम पे ले लिया। कितना कम पे लिया? 10,000 रुपये। अब ये क्या किया, ये क्या किया, ये जो प्रॉपर्टी ये किसी और को सबलेट कर दिया। क्या कर दिया? सबलेट का मतलब समझ रहे हैं? सब रेंट में दे दिया। किस में दिया? सब रेंट का मतलब जानते हैं? तो भाड़े पे भाड़ा, भाड़े पे है ना? अब ये अभी मान लीजिए सब रेंट दे दिया सी को, और इससे भाड़ा खटा रहा है और भाड़ा कमा रहा है 25,000 रुपये। ओ माय गॉड, चीज समझ में आ रहा है लोग का स्मार्टनेस? 1.5 नगरी पकड़ पा रहे हैं आप? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? मेरे से मेरा ही प्रॉपर्टी है और मेरे से रेंट पे कितना ले रहा है? 10,000। और वही प्रॉपर्टी किसी और को भाड़े पे दे दिया। कितने रुपए में? 25,000 रुपए में। कितने रुपए में? विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी लगा के वो महीने का कितना रुपया कमा रहा है? 15,000। 25,000 अगला से ले रहा है, मेरे को 10,000 रुपया हर महीना दे रहा है टाइम पे। और 15,000 रुपया कौन कमा रहा है? अफरोज कमा रहा है। तो अगर हम इनकम के बारे में बात करें तो अफरोज का इनकम क्या हो रहा है बताइए ना? अफरोज का इनकम जो हो रहा है वो 25,000 इन हो रहा है, और 10,000 रुपये क्या हो रहा है सर? खर्च हो रहा है। तो 25,000 इंटू कितना महीना करके कमाएगा? 12 महीना का। तो 15,000 इंटू 15,000 इंटू 12 महीना, ये कितना कमा लिया? 1,80,000। और मेरे पास भी तो इनकम आया। मेरे पास इनकम कितना आया सर? मेरे पास इनकम आ रहा है 10,000। 10,000 इंटू 12 कितना हो गया? 1,20,000। क्लियर है? ये भी रेंटल इनकम है और ये भी रेंटल इनकम है, दोनों ही रेंटल इनकम है। चीज समझ में आ रहा है? ये भी रेंटल इनकम है और आपका ये भी रेंटल इनकम है सर। बार बार कैमरा रुक क्यों जा रहा है? सॉरी, देखिए, तो सर ये भी रेंटल इनकम है और ये भी रेंटल इनकम है, दोनों तो मेरा प्रॉपर्टी से आ रहा है। लेकिन हमको बताइए कौन सा इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा और कौन सा नहीं होगा? 1,20,000 हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, 1,80,000 हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वो ओनर नहीं, बिकॉज वो ओनर, मैं ओनर हूं। तो ये जो 1,20,000 ये तो मेरा इनकम है, टैक्स होगा कि नहीं होगा? टैक्स होगा, लेकिन कहां पे होगा? हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। ये भी मेरा इनकम है, ये भी मेरा इनकम है, ये भी टैक्स होगा। किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? अफरोज के हैंड में। बट अफरोज के इसको हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएगा। क्या इनकम को वो हाउस प्रॉपर्टी में दिखा पाएगा? वो नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी का ओनर वो नहीं है, इसलिए वो इनकम, ये वाला जो 1,80,000 है, ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं टैक्स करेगा। कहां पे टैक्स करेगा? अदर सोर्सेज में। कहां पे टैक्स करेगा? ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, बिकॉज एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। चीज समझ में आ रहा है? तो इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी पे होगा, लेकिन इनकम फ्रॉम सब लेटिंग प्रॉपर्टी, क्या बताइए, तो सब लेटिंग प्रॉपर्टी, वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। बिकॉज ऑफ द कंडीशन क्या है? एसएससी मस्ट बी दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। चीज क्लियर हो गया? तो पहला कंडीशन क्या था? देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। सेकंड वाला कंडीशन, एसएससी मस्ट बी दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। बोलिए बोलिए, पहले वाला क्या था? देयर मस्ट बी दी बिल्डिंग। दूसरा, एसएससी मस्ट बी दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। चीज क्लियर हो गया भाई? थर्ड वाला केस में क्या बोलता है? थर्ड वाला केस में बोलता है दी प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज्ड। क्या बताइए? मस्ट नॉट बी यूज्ड, मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस। किस पर्पस के लिए? फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस। बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। कौन यूज? बाय एसएससी। बाय कौन? एसएससी। यहां एसएससी का मतलब कौन हुआ? टेनेंट या लैंडलॉर्ड? टेनेंट या लैंडलॉर्ड? लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड, बाड़ी वाला, बाड़ी वाली। सुनिए तो सर बाड़ी वाला या बाड़ी वाली उस प्रॉपर्टी को, उस जगह को बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज नहीं कर। अगर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज करेगा तो वहां से जो इनकम आ रहा है, वहां से जो इनकम आ रहा है वो कहां पे टैक्सेबल होगा?
बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। चीज क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब आप बहुत सारा केस देखे होंगे कि एक बिल्डिंग रहता है, एक बिल्डिंग रहता है, उसका 3 फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। ठीक है, ये छत है। ग्राउंड फ्लोर में बेटा बिजनेस किया, सेकेंड फ्लोर में रेसिडेंशियल किया, सेल्फ ऑक्युपाइड खुद रखा, और ये दोनों को लेट आउट कर दिया। क्या कर दिया? लेट आउट मतलब भाड़े पे लगा। होता कि नहीं होता ऐसा? बहुत सारा भाड़े पे लगा करता है। खुद का बिल्डिंग है भाई, नीचे में गोडाउन वगैरह, बिजनेस वगैरह, ऑफिस वगैरह बना दिया। फर्स्ट फ्लोर में खुद रहता है, या उसमें 2-3 फ्लैट है तो 1-2 फ्लैट में खुद रहता है बाड़ी वाला, और बाकी जो फ्लैट वगैरह क्या करता है, उसको रेंट पे देता था। तो सर यहां से जो मेरा इनकम आ रहा है, यहां से जो मेरा इनकम आ रहा है, ये मेरा कहां टैक्सेबल होगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन से। यहां से तो कोई इनकम नहीं आ रहा है, ये सेल्फ ऑक्युपाइड पढ़ेंगे अपने लोग क्या कैसे। लेकिन ये जो दोनों मेरा प्रॉपर्टी को भाड़े पे लगा रहा है, क्या है? देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। ओनर कौन है? एसएससी। और ये दोनों जो प्रॉपर्टी, ये दोनों जो फ्लोर है, ये मेरा बिजनेस पर्पज के लिए यूज। तो यहां से जो भाड़ा आता है वो कहां टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? कोई भी इनकम रहेगा हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगा कि नहीं होगा, तो 3 चीज पूछिएगा। क्या पूछेगा? सबसे पहले क्या है? देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी, और बिल्डिंग है नहीं। दूसरा, एसएससी इज द ओनर ऑफ द कंपनी एंड द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस बाय द लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड भाड़े पे दिया, लैंडलॉर्ड किसको दिया? भाड़े पे दिया। किसको? टेनेंट को। अब टेनेंट उसको प्रॉपर्टी को बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो क्या वो इनकम अपना कहां टैक्सेबल होगा? बीजीपी में होगा। भाई मैं यूज नहीं कर सकता। अब मैं जिसको भाड़े पे दिया हूं वो जिस पर्पस के लिए यूज करे, वो उसको रेसिडेंशियल यूज करेगा या तो वो उसको कमर्शियल यूज करेगा। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ में वो जो मुझे रिटर्न देगा, वो जो मुझे पैसा देगा, वो मेरे लिए क्या है? रेंट है। वो मेरे लिए क्या है? क्या मैं उसको बिजनेस का इनकम बोलूंगा या मेरे लिए रेंट है? मेरे लिए रेंट है सर। तो वो मैं कहां दिखाऊंगा? हाउस प्रॉपर्टी। टेनेंट बिजनेस के लिए यूज करे, प्रोफेशन के लिए यूज करे, उससे कोई प्रॉब्लम। अगर ओनर, लैंडलॉर्ड, एसएससी अगर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करेगा तो टैक्सेबल यहां। चीज क्लियर है? तो कितना पॉइंट है फिर से याद करें? क्या? देयर मस्ट बी अ, दूसरा एसएससी मस्ट बी दी ओनर ऑफ द कंपनी, थर्ड द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। तीनों 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 ये कहां से? तीनों होना चाहिए। क्लियर है? पढ़िए इसको, क्या लिखा पढ़िए। सेक्शन 22 प्रोवाइड दैट चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स अदर हेड में क्या टैक्सेबिलिटी कर रहा है? अंडर द हाउस प्रॉपर्टी ओनली इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, देयर मस्ट बी बिल्डिंग। नंबर 2, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी and the property should not be used for business benefit। क्लियर हो गया? ये 3 कंडीशन मिल जाएगा तो कहां पे टैक्स कर सकते हैं उस इनकम को? हाउस प्रॉपर्टी। कोई प्रॉब्लम? अब यही सारा एग्जांपल दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इज चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। करेक्ट बात है। However, where the rental income is earned from land or furniture or fixture, then it would be chargeable कहां पे होगा? अदर सोर्सेज में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, वेयर एसएससी इज द ओनर ऑफ द कंपनी, देन रेंटल इनकम चार्ज कहां होगा? हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर एसएससी ओनर नहीं है लेकिन इंगेज किस में है? सब लेटिंग में, तो वो रेंटल इनकम कहां पे चार्जेबल होगा? अगर इनकेस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर बिजनेस बेनिफिट के लिए, देन इनकम कहां पे टैक्सेबल होगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर है? मेथड फॉलो अपने लोग कौन सा करते हैं सर? एक्चुअल बेसिस। कौन सा बेसिस? Actual basis. The term house property does not mean only residential house। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस नहीं है, कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, वेयर हाउस हो गया, ऑफिस हो गया, बिल्डिंग, शोरूम हो गया, गोडाउन हो गया, इवन प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री, ये सब मेरा क्या है सर? हाउस प्रॉपर्टी में कवर है। क्लियर है? यहाँ क्या लिखा पड़ेगा इसको? वेयर एसएससी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट प्रीमाइसेस ऑन रेंट, देन रेंटल इनकम कहां पे टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी में। मतलब आपका धंधा है, प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसको भाड़े पे लगाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसको भाड़े पे लगाते हैं, तब भी वो भाड़ा कहां पे टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है?
लेकिन एज द ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है, रेंटल इनकम कमाने का, क्या कमाने का। दूसरा क्या बोला, द टर्म बिजनेस बेनिफिट एज यूज्ड इन सेक्शन 22 रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एन एसएससी एंगेज किया अदर बिजनेस के लिए और प्रॉपर्टी लेट आउट हो गया फॉर अदर बिजनेस के लिए, नॉट टू अर्न रेंटल इनकम, रेंटल इनकम कमाने का नियत नहीं है। मैं आपको कुछ कुछ स्ट्रैटेजी बताता हूँ यहाँ पे लोग करते हैं। अब जैसा कि एक मॉल है, अभी नया नया बना है, एक मॉल है नया नया बना, एसएससी जो है उसको वो बिजनेस करना है, धंधा करना है, लेकिन क्योंकि अभी मॉल नया है, मॉल अभी नया है, तो कस्टमर वगैरह जनरेट करने में, कस्टमर आने में, जमने में, उस जगह में क्या लग जाएगा, 2-3 साल टाइम लग जाएगा। तो वो देख रहा है कि अभी हम अगर वो बिजनेस करेंगे तो माइट भी चांसेस मेरा उतना अर्निंग या उतने मेरे कस्टमर नहीं है, तो इस बेटर क्या कर दे, उसको रेंट पे दे दे, क्या दे दे, और सेम नेचर ऑफ बिजनेस को रेंट पे दे, क्या दे, सेम नेचर ऑफ बिजनेस को अपने लोग रेंट पे दे दे। तो मैं भी बिजनेस नहीं करूंगा, लेकिन मैं बाद में फ्यूचर में करूंगा, लेकिन वो जगह मैंने रेंट पे दे दिया। अब वो बंदा मेहनत करेगा, काम करेगा, उस जगह को क्या करेगा, डेवलप कर देगा। 3 से 4 साल के बाद में वो जगह में कस्टमर आने लगेंगे, कस्टमर रेडी हो जाएंगे, तब क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे और हम खुद क्या करेंगे, वो बिजनेस चालू कर देंगे। तो जमा जमाया मेरे एक दुकान हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो कोई भी नया जगह में अगर आप लेते हैं, कोई भी नया जगह अगर आप काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो थोड़ा देख लीजिए, ये सारा रीजन भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर सर, यहाँ पे ना बहुत डिस्प्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पे एसएससी का इंटेंशन मैटर करता है। क्या मैटर करता है, अगर इंटेंशन उसका रेंटल इनकम कमाने का है तो कहां पे टैक्सेबल करेगा, हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन सिंस उसका इंटेंशन क्या है, यहाँ पे 3 साल बाद खुद का बिजनेस करने का है, 3 साल बाद खुद का बिजनेस करने का है, तो वो रेंटल इनकम कहां पे शो होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन। लेकिन अगेन ये काफी मतलब नॉन प्रैक्टिकल व्यूज है, प्रैक्टिकल व्यूज में उसको रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाता है, लेकिन ऐसे भी होता है, ऐसे भी क्या होता है सर, किया जाता है, लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो उसको वो अगर डिफेंड करके, पॉजिटिवली उसको डिफेंड करके, माइंडसेट करके उसको बिजनेस में भी दिखा सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक जगह डेवलप कैसे होता है, कोई भी एक जगह डेवलप कैसे होता है, गवर्नमेंट कोई भी एक जगह को डेवलप करना चाहता है, गवर्नमेंट किसी भी जगह को डेवलप कर सकता है, आपको पता है कैसे कर सकता है, बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। आज से पहले जो सॉल्ट लेक था हमारा, सॉल्ट लेक सेक्टर 5, न्यू टाउन वगैरह का जो एरिया था, ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, रिमेंबर, उतना ज्यादा डेवलप नहीं था, उतना ज्यादा बिजनेस वगैरह था क्या, अपने पापा लोग से पूछेगा, उतना ज्यादा डेवलप क्या हुआ, स्टेबल नहीं किया। क्या है ये, अच्छा भाई हिमा गया क्या, आ गया क्या, भेज कर, एक मिनट से। अरे इसका यूडिन भी होगा बाबू, कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। देखिए सर, आपको पता है कि गवर्नमेंट कोई भी एरिया को कैसे डेवलप करता है। सपोज मान लीजिए कि एक बंजर जमीन है, एक बंजर जमीन है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के जैसा वेस्ट बंगाल पे, गवर्नमेंट इस एरिया को डेवलप करना चाहता है, ठीक है। नॉन पोल्यूटेड एरियाज है, उतना ज्यादा आबादी वगैरह नहीं है, लेकिन अच्छा खासा जगह, मान लीजिए सर 20-25 बीघा जमीन है, 20-25 बीघा जमीन है, गवर्नमेंट इसको एक डेवलप करना चाहता है। गवर्नमेंट क्या करेगा पता है,
यहाँ पे इंडस्ट्री को लाएगा, किसको लाएगा? इंडस्ट्री को लाएगा, यहाँ पे बिजनेस को लाएगा। वो कोशिश करेगा ये जगह में बिजनेस आ जाए, ये जगह में बड़े बड़े इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज हो गया या ऑफिस वगैरह हो गया। ऑफिस में दो तरह का बिजनेस होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है सर्विसेज, राइट? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जनरेट होती है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जनरेट होता है। ट्रेडिंग से ज्यादा जनरेट नहीं होता है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट से होता है। किससे? मैन्युफैक्चरिंग से होती है और सर्विसेज से होता है। इसका यूडिन होगा, यूडिन नंबर का लॉगिन पता है ना तुमको? तुमको एक यूडिन का पासवर्ड दे रहे हैं, या थोड़ा देर रुको ना, मैं आता हूँ। देखिए, तो गवर्नमेंट यहाँ पे बिजनेस लाता है सर। अगर ये जगह में बिजनेस आ गया, इसलिए जितना भी स्टेट वगैरह है, ममता बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, सब में एक बिजनेस मीटिंग होता है, बिजनेस समिट होता है, सुने? सब जगह एक बिजनेस समिट होता है, जहां पर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, सब मीटिंग करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन से कि आप मेरे स्टेट में आके क्या करिए? इन्वेस्ट करिए। क्या करिए? इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? आप मेरे स्टेट में आइए, मेरा सिटी का एक लोकेशन एरिया है, मैं आपको टैक्स फ्री प्रोवाइड करूंगी, ट्रांसपोर्टेशन दूंगी, बहुत सारा लालच उन लोग को दिया जाता है, बहुत सारा उन लोग को बेनिफिट दिया जाता है, तभी तो वो आप आएंगे। वो आपके एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस करने के लिए राजी हो गए ना। अब क्या होगा? यहाँ पे धीरे धीरे छोटा छोटा बिल्डिंग बनेगा। क्या बनेगा बताइए? यहाँ पर एक छोटा छोटा बिल्डिंग बनेगा सर, है ना? ये छोटा छोटा बिल्डिंग बनेगा। अभी बिल्डिंग करने के लिए बड़े बड़े मजदूर आएंगे दूर दराज से, और वो सब मजदूर क्या रहेंगे? सब लोकल ही होंगे ना सर, कोई महाराष्ट्र से यहाँ पर काम करने थोड़ी ना आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी बनना चालू होगा, तो प्रॉपर्टी बनने के लिए मजदूर को क्या रहेगा सर? रोजगार मिलेगा, लेबर। सबसे पहले ये पूरा बिजनेस का पूरा एक एरिया बना दिए, पूरा बिल्डिंग बना दिए। बिल्डिंग बना देने के बाद फिर क्या काम होगा? इंप्लॉय यहां पर आएंगे। कौन आएंगे सर? इंप्लॉय लोग आएंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जॉब करने वाले लोग हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना, मैन्युफैक्चरिंग जगह में ना, तो लेबर क्लास के लोग आएंगे। और अगर सर्विस सेक्टर बना, ऑफिसेस वगैरह बना, आईटी कंपनी वगैरह बनी, तो क्या होगा? व्हाइट कॉलर जॉब पे जो पर्सन है, हम जैसे आप जैसे, वैसे लोग जाएंगे जॉब करने के लिए। तो धीरे धीरे ये जो जगह है, ये जगह में सब ऑफिस के जितने भी लोग हैं, सब यहाँ पर जॉब करेंगे, है ना सर? ये जगह क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। अब कुछ कुछ लोग दूर से आते हैं, दूर से आते हैं, तो उनको जाने आने में दुश्वारी होगा। तो जाने आने में दुश्वारी के लिए ये आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर क्या बनना चालू हो जाएगा? छोटा छोटा बिल्डिंग बनना चालू हो जाएगा। ये सब क्या है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। आपको पता है सॉल्ट लेक में कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग आपको करुणा मूवी वगैरह के साइड में मिलता है, उससे थोड़ा सा दूर में, 1-2 किलोमीटर दूर में आपको रेसिडेंशियल कॉलोनी मिल जाती है, राइट? लेकिन सॉल्ट लेक एरिया हो गया, न्यू टाउन एरिया हो गया, ये पूरा कमर्शियल बिल्डिंग एरिया है, यहाँ पे रेसिडेंशियल आपको बहुत कम मिलता है, राइट? ना के बराबर। तो ये मेरा बिजनेस का एरिया है। अब यहाँ पर छोटा छोटा क्या होगा बताइए? ये आपको कॉलोनी टाइप, होम कॉलोनी टाइप यहाँ पर बनना चालू हो जाएगा। यहाँ पर बनना चालू हो जाएगा, तो ये लोग क्या करेंगे? यहाँ पे स्टे करेंगे। यहाँ पे स्टेट करेंगे, तो जाने आने का सड़क क्या होगा? जाने आने के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, सड़क को अच्छा करना पड़ेगा। जहां जहां पक्का सड़क था, वहां वहां, सॉरी, जहां जहां कच्चा सड़क था, उसको पक्का करना पड़ेगा, है कि नहीं? जोक सपाट सर, हो गया। अब ये करने के साथ साथ में भैया लोग आएंगे। अब लोग अपोजिट सेक्स के भी लोग होंगे, तो आपस में मुलाकात करेंगे, तो एक तो पार्क बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? फिर धीरे धीरे यहाँ पर मॉल बनेगा। मॉल बनने के बाद में आपस में मुलाकात हो जाएगा, तो फिर क्या होगी सर? शादी होगी, मैरिज हॉल बनेगा, समझ रहे हैं? मैरिज हॉल बनेगा। मैरिज हॉल बन जाने के बाद में सर ये खुशखबरी होगा, तो हॉस्पिटल बनेगा। आसपास में क्या बनेगी? हॉस्पिटल बनेगी। हॉस्पिटल बन के खुशखबरी जो था वो रियल लाइफ में आ गया। अब उसको अपने लोग क्या करेंगे? उसको खिलाएंगे पिलाएंगे। स्कूल वगैरह बनेगा। क्या बनेगा सर? स्कूल्स बनेगा, कॉलेजेस बनेगी, इंस्टीट्यूट वगैरह, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनेंगे।
और धीरे धीरे 10 साल 20 साल में देखा जाएगा ये जो एरिया जो मेरा बंजर था वो एरिया मेरा एक लाइफ स्टाइल और एक अच्छा जगह स्टैंडर्ड एरिया बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रीजन। किस समझ में आया? तो सिर्फ किस चीज के आने से, कोई भी एक स्टेट में बिजनेस आने से, कोई भी एक स्टेट में अगर बिजनेसमैन आते हैं, एंटरप्रेन्योर वगैरह आते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो एरिया है वो डे बाय डे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो डे बाय डे उसका वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और वहां पे लोग क्या हो गए, वो धीरे धीरे जो मेरा बंजान जगह था, जो आपका नॉन पॉपुलेशन एरिया था, वो धीरे धीरे पॉपुलेटेड होता है और वो एरिया भी क्या होता है, डेवलप्ड होता है। और यहाँ से रेवेन्यू आना चालू होता है। क्या आना चालू होता है? रेवेन्यू आना चालू होता है। अब जब रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, और ज्यादा आएंगे, टूरिस्ट प्लेस बन जाए, है ना, बन सकता है। तो धीरे धीरे मेरा स्टेट का जो मेरा रेवेन्यू है, स्टेट का रेवेन्यू क्या होगा, आप हो जाएगा। वो स्टेट भी आगे बढ़ जाएगा, और स्टेट आगे बढ़ेगा और सब स्टेट आगे बढ़ेगा तो हमारा कंट्री भी क्या हो, समझ में आया? तो सब रिलेटेड है एक दूसरे से। क्लियर हो गया? तो इस तरह से कोई भी एरिया को डेवलप गवर्नमेंट इजिली 10 से 15 साल में कर सकता है। करता क्यों नहीं है मेरे को नहीं पता, ठीक है भाई, करता क्यों नहीं मेरे को नहीं पता। ये सॉल्ट लेक वगैरह जितना भी एरिया, न्यू टाउन वगैरह सब इसी तरह ही डेवलप्ड हुआ सर। नहीं तो आप अगर पूछेंगे ना अपने बाबा, मतलब कि पापा लोग से, अपने घर के बड़े लोग से, ठीक है, तो उनको पता होगा कि पार्कशीट, डलहौजी वगैरह एरिया ही काफी बिजनेस के लिए फेमस हुआ करता था उन लोग के टाइम पे। उन लोग के टाइम में डलहौजी वगैरह एरिया हो गया, पार्कशीट वगैरह हो गया, यही हमारा काम का जगह था। लेकिन आज वो दोनों एरिया से कहीं ज्यादा एरिया डेवलप क्या हो गया, सॉल्ट लेक का एरिया हो गया, हमारा न्यू टाउन वगैरह हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी सब वहीं पर आती है, समझ रहे हैं। आईटी हब वगैरह बहुत सारा, ACZ वगैरह का कॉन्सेप्ट लाया गया, तो बहुत डेवलपमेंट हुई है, नो डाउट। क्या क्या क्लियर हो गया सर? नाउ नेक्स्ट में जो हमारा पॉइंट है दैट इज ओनरशिप। क्या बताइए? ओनरशिप। नाउ ओनरशिप दो तरह का होता है सर, एक होता है एक्चुअल ओनर और एक होता है डीम ओनर। क्या होता है? एक होता है एक्चुअल ओनर और एक क्या होता है, डीम ओनर। एक्चुअल ओनर का मतलब प्रॉपर्टी उसके नाम में ट्रांसफर किया है, प्रॉपर्टी उसके नाम में ट्रांसफर है, उसके नाम में रजिस्टर्ड किया हुआ है, वो क्या हो गया, एक्चुअल ओनर, ठीक है। और दूसरा डीम ओनर किसको बोलते हैं, कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम में ट्रांसफर है लेकिन मजा कोई और उठा है, मतलब जो रेंटल इनकम है वो कोई और उठा रहा है, और एक्चुअल जो मेरा रजिस्टर्ड नेम है वो किसी और के पास। लोग क्या करते हैं, हस्बैंड है, पैसा वो कमाता है, अब पैसा कमा के प्रॉपर्टी का जो नाम है ना, रजिस्टर्ड जो है वो रजिस्टर्ड अपनी बीवी के नाम में कर देता है, अपने बच्चे के नाम में कर देता है, टैक्स बचाने के लिए, है ना। और वो रेंटल इनकम अपने पास ही रिसीव करता है, लेकिन प्रॉपर्टी का नाम किसका है, वाइफ के नाम में, बच्चे के नाम में। तो यहां पर एक्चुअल में मजा कौन खा रहा है सर, प्रॉपर्टी का, हस्बैंड। लेकिन नाम के लिए प्रॉपर्टी किस केस में रख दिया, वाइफ केस में। तो यहां हस्बैंड को ही डीम ओनर मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? और टैक्स किसके ऊपर चार्ज करेंगे, हस्बैंड के ऊपर चार्ज करेंगे, बिकॉज वो इनकम उसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, आप उनके नाम में ट्रांसफर करिए, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड उनके नाम में करिए, रेंट भी उनके अकाउंट में रिसीव करिए, रेंट भी उनके अकाउंट में रिसीव करिए। तब क्या है सर, आपका इंजॉयमेंट नहीं है, और एक्चुअल में तब ओनर किसको माना जाएगा, आपकी वाइफ को माना जाएगा। भले ही वो पैसा आप निकलवा सकते हैं तो अलग बात है, तो गया, नहीं समझे, तो गया भाई साहब, तो रिस्क लेना होगा टैक्स बचाने के लिए। पढ़िए क्या लिखा है, ओनली इनकम इन द हैंड ऑफ ओनर और डीम ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज चार्जेबल अंडर दिस हेड। नाउ व्हाई इज इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इज नॉट टैक्सेबल, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कहां पे टैक्सेबल होता है, सबलेटिंग का अदर सोर्सेज में। ना ओनर का मतलब है ये, ओनर और डीम ओनर में क्या फर्क है, इट मींस अ पर्सन इन हुज नेम इज प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड, इट मींस अ पर्सन in whose name is property is registered, a person who can enjoy the right of the owner, not on behalf of the owner, not on behalf of the owner, owner के behalf में enjoy नहीं करेगा, but it is own right, उसका खुद का वो प्रॉपर्टी का राइट होगा, और जिसके अगेंस्ट में वो रेंटल इनकम कमाता है।
किसी के बिहाफ में नहीं। अब लोग क्या करते हैं ना, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड किसी और के नाम में किया, उससे एक पावर ऑफ अटॉर्नी बोलकर एक चीज है जो लॉयर लोग यूज करता है, पावर ऑफ अटॉर्नी, नाम सुने? पावर ऑफ अटॉर्नी एक पेपर होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रजिस्टर्ड आपके नाम में, लेकिन लीगल राइट जो है ना वो मेरे पास आता है। उसका इनकम का जो हमारा पॉइंट है वो मेरे नाम पे आता है। मतलब यू आर गुड फॉर नथिंग जस्ट फॉर रजिस्टरिंग अ नेम। एक प्रॉपर्टी आपके नाम में रजिस्ट्रेशन दिखाना था बिकॉज मेरा सीए या मेरा टैक्स प्लानर मेरे को बताया कि भैया आपके नाम में बहुत प्रॉपर्टी, और मत लीजिए, किसी और का नाम में ले लीजिए, और उसे पावर ऑफ अटॉर्नी क्या कर लीजिए, साइन करा के लीजिए। तो यहां पर भी केस में बताइए, ओनर यहाँ एक्चुअली कौन है, कोई और है, लेकिन इंजॉय कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो आई विल बी द डीम ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ये क्या होगा, डीम ओनर होगा, और गवर्नमेंट उसके अकाउंट में टैक्सेबल चार्ज नहीं करेगा, मेरे अकाउंट में करेगा। इन शॉर्ट में डीम ओनर में मजा, सिंपल तो सुनिएगा, जो रेंट उठाता है उसी का अकाउंट में उसी का नाम पे बिल फटेगा। मैं रेंट कलेक्ट करता हूं प्रॉपर्टी का, आई विल बी द डीम ओनर, आई शुड हैव टू पे टैक्स ऑन दोस इनकम। किसी और का नाम में अगर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उसको कोई मतलब, अगर मेरे नाम में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, मैं पैसा उठा रहा हूं, देन आई विल बी द एक्चुअल ओनर, आई विल बी द एक्चुअल ओनर। अगर मैं पैसा उठा रहा हूं, प्रॉपर्टी किसी का नाम पे है, फिर भी दी आई विल बी द ओनर एज डीम ओनर, क्या बोलकर, और टैक्स किसके ऊपर लगेगा, मेरे ऊपर लगेगा। लॉजिकल है, लॉजिकल है भैया। बीवी का नाम में खाली प्रॉपर्टी लेकर रख ली है और रेंट आप खुद कमा रहे, इनकम टैक्स लाएगा, बीवी से पैसा लेगा, बेला मार के भगाएगी। फालतू आदमी, पैसा वैसा आता नहीं, खाली बिल्ली का मेरा नाम है, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कर दी और टैक्स वाला आके मेरे को नोटिस दे रहे, नहीं दे सकता, बिकॉज डीम ओनर कौन हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। क्लियर है? पढ़िए यहाँ पर डीम ओनर का मतलब क्या है। अंडर सेक्शन 27 पे क्या लिखा, फॉलोइंग पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज डीम ओनर ऑफ दी प्रॉपर्टी। ये सारा पर्सन डीम ओनर होगा। क्या क्या सर, वेयर एन इंडिविजुअल ट्रांसफर दी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस। प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दिया, स्पाउस का मतलब क्या होता है, स्पाउस का मतलब होता है सर हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, ये दोनों मीनिंग होता है स्पाउस का। ऐसा नहीं है कि सब हस्बैंड लोग एंजॉय करता है, बीवी पैसे वाली है, प्रॉपर्टी ले रही है, हस्बैंड के नाम में कर दी, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, बट द कॉन्ट्रैक्ट इज इट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। पढ़े कि नहीं पढ़े कॉन्ट्रैक्ट? तो सर अगर लव एंड अफेक्शन के हिसाब से अगर आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते, वो प्रॉपर्टी वैलिड है, वो एग्रीमेंट वैलिड है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन रेंटल इनकम कौन कमा रहा है, वो कोई और कमा रहा है। तो जो पर्सन एंजॉय कर रहा है राइट को, डीम ओनर कौन होगा, ये हो। तो मैं अगर प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम में ट्रांसफर कर दूं, लेकिन रेंटल इनकम कौन कमा रहा है, मैं कमा रहा हूं, तो मेरे ही नाम में टैक्सेबल होगा, क्या बोलकर, डीम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। वाइफ के हैंड में टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, भले ही वो प्रॉपर्टी का ओनर है, नहीं है। हाँ, अब डिवोर्स हो गया, क्या हो गया, डिवोर्स हो गया, तो भैया प्रॉपर्टी किसी का नाम में ट्रांसफर कर लिएगा, सोच समझ क्या, वाइफ के नाम में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ली, वो डिवोर्स ले लिया, अब हो गया, जाओ, हमको जो चाहिए था मिल गया। या हस्बैंड मान लीजिए किसी के साथ प्रॉपर्टी के आगे, उसमें होता है ना पैसे के लालच में, बेटा घर जमाई बना, प्रॉपर्टी मिला गायब। बहुत केस है मार्केट में, बहुत सारा चल रहा है। आने वाला दौर में पता नहीं क्या होगा, अभी इतना सारा देखते हैं आंखों में, पता नहीं। तो सर इस चीज को क्या बोलते हैं, डीम ओनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो क्या लिखा पढ़िए, वेयर एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस, नॉट बीइंग अ ट्रांसफर इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट। इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट क्या लिखा हुआ जी, इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट। लीव अपार्ट का मतलब डिवोर्स, डिवोर्स हो गया, अब उसका नाम में प्रॉपर्टी है, तो अब ओनर कौन है, वो है, अब मेरे हैंड में टैक्सेबल, बिकॉज अब मेरा वाइफ नहीं, तो अब वो अलग हम अलग, तो उसका प्रॉपर्टी का इनकम वो जाने, मेरा प्रॉपर्टी का इनकम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट में क्या लिखा है, टू अ माइनर चाइल्ड, कौन चाइल्ड, माइनर का मतलब क्या होता है, जिसका एज 18 ईयर से कम है। अगर 18 साल से कोई अगर कम का बच्चा है, बच्ची है, उसके नाम में अपना जो बाप है, जो फादर है, उसके नाम में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, तो बच्चा है।
रेंटल इनकम उसका अकाउंट में थोड़ी ना डालते हैं हम, हाँ खराब है, बच्चा बिगड़ गया तो रेंट तो अपनी इनकम में लेते हैं ना सर, लेकिन प्रॉपर्टी उसके नाम में रखे हैं, कल को अगर कुछ हुआ नहीं हुआ तो चलो भाई। तो वो जो इनकम है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको क्या बोलते हैं, डीम ओनर बोलते हैं। मैं ही ओनर हूँ, समझ रहे हैं, बिकॉज इंजॉय कौन कर रहा है, राइट, मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, वो बच्चे अगर बड़ा हो गया, 18 साल से बड़ा हो गया, 18 साल से ज्यादा हो गया, अब क्या हो गया, मेजर हो गया, अब वो इंडिपेंडेंट शख्सियत रखता है अपना खुद का डिसीजन के लिए, तो अब वो जो प्रॉपर्टी है वो मेरा उसी के हैंड पे टैक्सेबल। क्लियर है? तो माइनर चाइल्ड यहां पर इंक्लूड है। अच्छा, मैरिड डॉटर इंक्लूड नहीं है, हाँ सर, मैरिड डॉटर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मैरिड डॉटर अब वो किसी और का घर का क्या बन गई, स्पाउस बन गई, क्या बन गई, तो अब उसके साथ उसका रिलेशन है, अब मेरे साथ उसका रिलेशन नहीं रहा। तो अगर मैरिड डॉटर को अगर हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं तो हम डीमोनर नहीं होंगे, वही एक्चुअल समझ गया। अनमैरिड डॉटर है, 18 ईयर से कम है, आई विल बी द डीमोनर। बच्चा है 18 साल से कम है, आई विल बी द डीमोनर। 18 साल से ज्यादा का बच्चे का नाम में ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी, ही विल बी द डीमोनर। एक्चुअल ओनर क्या लिखा सर, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, क्या बोला पढ़ाइए, दिन द ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब कौन हो गया, मैं जो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर का मतलब कौन होगा, जो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरी का मतलब कौन हो गया, जिसको किया है। तो अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ वाइफ के नाम में तो भैया मैं ही डीमोनर हूं, वाइफ मेरे नाम में कर दी है तो वाइफ डीमोनर है, जो रेंटल इनकम एंजॉय करता है। क्लियर है? वाइफ का मेरा डिवोर्स हो गया, वो अलग मैं अलग, अब मैं डीमोनर नहीं रहूं। 18 साल से कम की बच्चा है, बच्ची है, ट्रांसफर कर दिया, आई विल बी द डीमोनर। 18 साल से ज्यादा हो गया, वो अलग मैं अलग, वो एक्चुअल ओनर, मैं एक्चुअल ओनर अपना प्रॉपर्टी। मैरिड डॉटर के नाम में ट्रांसफर किया, वो एक्चुअल ओनर हो जाएगी, मैं डीमोनर नहीं हूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे पढ़िए, मिस्टर एक्स ट्रांसफर इज हाउस प्रॉपर्टी वर्थ ₹50 लाख, बाप रे बाप, टू मिसेस एक्स आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, आउट ऑफ लव एंड, ये वर्ड याद रखिएगा। क्या बोला, अच्छा आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन मैरिड, हाँ भाई होता है ना, बहुत सारा निब्बा निब्बी का कॉन्सेप्ट है, समझ गए, उन लोगों को बड़ा बस चले तो पूरा प्रॉपर्टी नाम कर दे, इतना गहरा प्यार वो लोग अभी इस एज में। तो भाई साहब, शादी से पहले अगर कोई किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है ना, तो वो डीम ओनर नहीं है, वो एक्चुअल ओनर है, बिकॉज लीगल रिलेशन अभी तक नहीं हुआ है। चीज समझ में आ रहा है? तो शादी से पहले आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिए, उसको बड़ा जिबिल्ली दे दिए, उसको गिफ्ट दे रहे हैं, पूरा 1 साल का खर्चा 14 फरवरी को खर्चा कर दिए आप, है ना, उधार मांग के जैसे तैसे अरेंज करे देना भाई, बहुत है पागल हो जाते हैं सुन। तो सर ये सारा जो एक्सपेंस कर रहे हैं, तो अगला से क्या मांगेंगे, क्या वापस लेंगे, क्या करेंगे, वापस लेंगे क्या, कल को झगड़ा हुआ है मेरा सामान दे वापस कर, हो गया जा, बहुत खर्चा होगा तेरा पीछे, पैसा ला, फिर इज्जत है बात है, चिल्लड़, अच्छा हुआ छोड़ दिया। पढ़िए देखिए, इन सच केस दो मिसेस एक्स इज द लीगल ओनर, मिसेस एक्स कौन, मतलब वाइफ लीगल ओनर है, वो लीगल ओनर है, उसका नाम है प्रॉपर्टी है, बट मिस्टर एक्स विल बी लायबल टू टैक्स एज डीम ओनर ऑफ दिस सच प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? अब क्या बोला, एक पॉइंट यहां पे याद रखिएगा, इन केस ऑफ ट्रांसफर टू स्पाउस, मैरिज सबसिड होना चाहिए, मतलब मैरिज एग्जिस्ट होना चाहिए, सबसिड का मतलब एग्जिस्ट होना चाहिए ऑन बोथ द डेज, जिस दिन ट्रांसफर किया था उस दिन, और जिस दिन इनकम अराइज हुआ उस दिन, मतलब वाइफ मेरी रिलेशन दोनों के साथ एज अ हस्बैंड वाइफ का एग्जिस्ट होना चाहिए, जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन, और जिस दिन इनकम मेरे पास आया उस दिन भी होना चाहिए। जिस दिन ट्रांसफर किया था वाइफ थी, बड़ा कुछ दिन का बाद झगड़ा हुआ, वो अलग हम अलग, डिवोर्स वॉर्स हो गया, तब जिस दिन इनकम मिला वो तो मेरी वाइफ नहीं थी ना, तो मैं अब डीम ओनर, सिंपल सा बात। क्लियर है? जब तक प्यार है तब तक टैक्स बर्दाश्त कर लेंगे, जहां प्यार खत्म टैक्स खत्म। पढ़िए क्या लिखा है, ट्रांसफरी मस्ट बी द स्पाउस, मस्ट बी स्पाउस और माइनर चाइल्ड अदर देन मैरिड डॉटर। ट्रांसफर मस्ट बी विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। एडुकेट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, 50 लाख का प्रॉपर्टी खरीदे हैं, अपनी वाइफ के नाम में ट्रांसफर करेंगे, क्या बोलेंगे, देखो 50 लाख का प्रॉपर्टी यहाँ, 20 लाख तुमसे लेंगे। साला 30 लाख लेगा, लाख बोला या लाख बोला, कंफर्म करो, 50 लाख का प्रॉपर्टी है तुम्हारे नाम में, 20 लाख रुपए में ट्रांसफर कर देंगे, देखो 30 लाख रुपए तुमको कम में दे रहे,
जो मार पड़ेगा ना बेटा समझ गया। रोटी में नमक ज्यादा मिलेगा, कड़ा कड़ा रोटी मिलेगा, तरकारी में झाल ज्यादा, मिर्चा ज्यादा, सालन ज्यादा, आओगे तो सामान टूटा टूटा मिलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा हुआ क्या है। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है, रिजल्ट कुछ और दिखेगा। समझ गए। तो एडुकेट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट। विदाउट एडुकेट का मतलब कोई कंसिडरेशन का पैरामीटर फिक्स, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है भाई, प्यार है यार। करा है शाहजहां मुमताज के लिए क्या नहीं करके किया सर। प्यार था ना बेटा, ताजमहल बना के चला गया, आज पूरा वर्ल्ड ओवर में यादगार है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से गिना जाता है। तो क्या है? आउट ऑफ लव एंड। इमेजिन करो शाहजहां बोल रहे थे को पैसा देने होगा, मर गई हो, मर गई है, बोले पैसा देना होगा। उसका लड़का लोग को बोला देख तुम्हारी अम्मी के लिए बनाया ताजमहल, बेटा पैसा दोगे तुम हर महीना मेरा बच्चा लोग। होगा क्या? पूरा दुनिया प्यार पे टिका है सर। दूसरा पढ़िए क्या लिखा हुआ। द होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल स्टेट विच इज नॉट लीगली डिविजिबल। इम्पार्टिबल स्टेट का मतलब क्या होता है? जिसको लीगली अपने लोग डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको अपने लोग लीगली डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इम्पार्टिबल स्टेट का मतलब जिसको लीगली डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? आपको एक रूम है, कोई एक रूम है, उसमें दो ओनर है, दो ओनर है सर, आपस में मिलके खरीदा था, तो उसको पार्टीशन नहीं कर पा रहा हूं, इम्पार्टिसिबल स्टेट पे, उसको अपने लोग पार्ट पार्ट नहीं कर सकते। तो वो जो दोनों पर्सन है, वो दोनों पर्सन को क्या बोला जाएगा? टीम ओनर बोला जाएगा, जिसको ज्वाइंट ओनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इज ट्रीटेड एज डीम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। Impartible state is an state to which the assessee has succeeded a property by grant or by covenant. Inherited property का नाम सुने हैं? अपने लोग इस दुनिया में आए कुछ भी लेके जाएंगे क्या? एक लॉजिक सुने, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, सिर्फ जाएगा क्या? रिलेशन, याद है, यही तो रहता है। और कुछ रहता है क्या? तो कुछ नहीं रहता, वो भी 1 2 साल 3 साल के बाद होगी, खत्म हो जाता। फिर अपना जैसा लाइफ चल रहा है वैसे चलाते हैं, तो लोग भूल जाते हैं ना सर। भूलते कि नहीं भूलते? हाँ, कभी कभी याद आता है ऑब्वियसली, लेकिन अपना काम तो चलता रहता है। बोलते हैं ना, द लाइफ मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, वही सीन है। तो यहाँ पर अगर किसी का डेथ हो गया तो उसका प्रॉपर्टी उसके किसके नाम में ट्रांसफर होता है? उसका चिल्ड्रन, उसका बच्चा लोग के नाम में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? तो एक्चुअल ओनर कोई और है, लेकिन अब एक्चुअल ओनर कौन हो गया? कोई और होगा। दैट्स बिकॉज ऑफ डीम ओनरशिप। तो अब टैक्स का लायबिलिटी किसके ऊपर बनेगा? उसका बाप के ऊपर में। गवर्नमेंट कहाँ जाएगा बड़ा? कबर में, ए टैक्स दे, नहीं होगा तो हम ऊपर आ रहे हैं टैक्स दे। पॉसिबल है क्या? तो जिसके नाम में ट्रांसफर हुआ प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड हो गया, गवर्नमेंट टैक्स से लेगा, उससे लेगा। तो किसी का डेथ हो जाने पे अगर कोई उसका बच्चा जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी लेता है, तो सिर्फ एसेट्स ट्रांसफर नहीं होता है, उस एसेट्स का लायबिलिटी भी ट्रांसफर होता है। सिर्फ एसेट ट्रांसफर नहीं होता, उस एसेट्स का लायबिलिटी भी ट्रांसफर होता है। अब मान लीजिए कि कोई ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी में मर गया, तो मेरे पास मेरे बच्चे का नाम होगा। अब इसके साथ मैंने लोन भी लिया था, क्या लिया था? तो सिर्फ प्रॉपर्टी का मजा नहीं लेगा, जो लोन है उसका भी पे ऑफ करेगा वो। कहाँ है क्या? तो 18 साल का बाद देगा। पढ़ा नहीं बेटा, मेजर हो जाने के बाद में देता है लायबिलिटी। ऐसे थोड़ी ना छोड़ देगा बैंक वाला, अरे तुम बच्चा हो, बड़ा हो जाओ। फिर अलग केस, जिसका नाम में तो जाएगा, फिर उसका भाई का नाम में जाएगा, किसी का नाम में जाएगा। इंटरेस्ट तो बैंक वाला लेगा ना सर, छोड़ेगा थोड़ी ना। नेक्स्ट में बड़े क्या लिखा हुआ? अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, मेंबर ऑफ अ कंपनी मतलब शेयर होल्डर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदर एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन टू होम अ बिल्डिंग और पार्ट देयरऑफ इज अलॉटेड और लीज ऑन हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या करता है ना, अपना प्रॉपर्टी बिल्डिंग खरीदा है कंपनी, लेकिन उसको ट्रांसफर कर देता अपना शेयर होल्डर को, उसको ट्रांसफर कर देता अपना डायरेक्टर को। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कुछ कुछ एसेट्स को ट्रांसफर कर देती है अपनी मेंबर को। क्लियर है? तो वो प्रॉपर्टी कंपनी के नाम में है, लेकिन एंजॉय कौन कर रहा है? वो डायरेक्टर कर रहा है, वो शेयर होल्डर कर रहा है।
तो उसका इनकम अगर कुछ भी आ रहा है तो वो इनकम का टैक्सेबिलिटी कौन पे करेगा? वो डायरेक्टर देगा, वो शेयर होल्डर देगा, वो मेंबर देगा। कंपनी पेमेंट नहीं करेगी, कंपनी के ऊपर में टैक्स नहीं होगा। वही चीज बोल रहा है, शैल बी ट्रीटेड एज डीम ओनर ऑफ द बिल्डिंग। एससीसी इज द मेंबर ऑफ द कंपनी होना चाहिए, और उसको बिल्डिंग अलॉटेड होना चाहिए, और बिल्डिंग का लीगल ओनर वो प्रॉपर्टी का नहीं है, लेकिन फिर भी वो टैक्स पेमेंट करेगा। चीज क्लियर है? भारी भरकम वर्ड है सर, समझा रहा हूं, घर में जाके पढ़िएगा इसको, ठीक है। फिर क्या लिखा? अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब छीन लिया, क्या कर लिया? छीन लिया प्रॉपर्टी। कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, उसका जगह में दखल करके उसका प्रॉपर्टी को छीन लिए, पजेस कर ली। तो अब वो प्रॉपर्टी किसके नाम में है? आपके नाम में, आपके अंडर में। अगर उससे कुछ भी बेनिफिट आ रहा है, कुछ भी रेंटल इनकम आ रहा है, तो कौन टैक्स देगा? आप देंगे। अगला बंदा टैक्सेबिलिटी नहीं देगा। जो इंजॉय करेगा वो पैसा देगा भाई। क्या लिखा है? एसएससी हैज टेकन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, he has partly performed the contract, he has paid a part consideration, though he is not the legal owner of the such property, but still he wants to liable to tax। ये जितना भी ठेका टेनेंसी का है, जितना भी ठेका टेनेंसी का सब इसमें कवर हो गया। ठेका टेनेंसी में मेरे को बताइए, ठेका टेनेंसी में जो जगह में जो लोग रहते हैं वो लोग टेनेंसी राइट में, उन लोग को लैंडलॉर्ड निकाल नहीं सकता है ना, और उन लोग जो रहते हैं वो एक्चुअली रेंट में रहते हैं, उन लोग को निकाल नहीं सकता। बट दे आर अलाउड ऑल्सो टू गिव दोस रेंट, टू गिव दोस प्रॉपर्टी ऑन सब रेंट। वो लोग किसी और को भी भाड़े में देते हैं कि नहीं देते? आप खुद ठेका टेनेंसी में रह रहे हैं, आप खुद रेंट पे रह रहे हैं, लेकिन खुद ही वो जगह को किस में दे देते हैं? आप भाड़े पे दे देते। तो सब रेंट हो गया। क्या हो गया? सब रेंट हो गया, है ना। लेकिन सर इसका ओनरशिप कौन है? मैं नहीं हूं, बाड़ी वाला नहीं हूं, वो जो मेरा टेनेंट है वही ओनर है। क्यों? क्योंकि इंजॉयबल राइट कौन ले रहा है? टेनेंट ले रहा है, बिकॉज उसको अपने लोग निकाल नहीं सकते, वो मेरा पोजीशन कर लिया है। इसलिए टेनेंसी राइट इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोग 11 महीने से ज्यादा का एग्रीमेंट नहीं बनाते। क्लियर? नेक्स्ट में ये अ पर्सन हु एक्वायर्स एनी राइट, क्या लिखा पढ़िए? एक्सक्लूडिंग बाय राइट बाय वे ऑफ लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। अंडरलाइन करिए इस वर्ड को, फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा का अगर पीरियड नहीं हुआ है, समझ रहे हैं, तो वो मेरा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है, उसमें डीम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। डीम ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है? जब कोई भी प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट दे दिए, 1 साल से ज्यादा का रेंट दे दिए, तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है बताइए? डीम ओनर हो जाती है। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी बताइए? डीम ओनर हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़िए। और विच रिस्पेक्ट टू एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ शैल बी डीम ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग। ये सब देख लीजिएगा क्या लिखा है। प्रॉपर्टी हैज बीन टेकन बाय, क्या है बताइए? लीज है, लीज में लिया है। लीज प्रॉपर्टी शुड बी मोर देन 12 साल। आपको पता है लीज प्रॉपर्टी कितना साल का होता है? 12 साल से ज्यादा का होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीव एंड लाइसेंस। लीव एंड लाइसेंस लेस देन 1 ईयर, रेंट एग्रीमेंट कैन बी मोर देन 1 ईयर, और लीज एग्रीमेंट शुड बी मोर देन 12 ईयर्स। कितना ईयर्स? 12। लीज का मतलब लॉन्ग टर्म रेंट है, लीज का मतलब लॉन्ग टर्म रेंट में। कभी कभी प्रॉपर्टी सुने, ओनरशिप प्रॉपर्टी का नाम सुना है? वो 99 ईयर लीज पे भी मिलता है। बहुत सारा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वगैरह जहाँ पे बिजनेसमैन आता है ना, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है एक बंजर जमीन को अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको 2 साल का रेंट देगी। 2 साल का रेंट पे देती है? नहीं सर, वो सब 99 ईयर लीज में आता है। गवर्नमेंट उन लोगों को कौड़ी के भाव में उन लोगों को जमीन देती है कि भैया आप आइए, आके 99 ईयर लीज में काम करिए और यहाँ पर अपना बिजनेस को डेवलप करिए। क्लियर है? तो वो जो लीज में जा रहा है, दैट्स कॉल्ड लीज एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? हाँ, पढ़ी क्या लिखा? फॉरेन प्रॉपर्टी भी सर, यदि हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड अब्रॉड, तो इनकम प्रॉपर्टी किसमें टैक्सेबल होगा? ऐसे ही करके टैक्सेबल होगा। अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो ऑलवेज टैक्सेबल, और अगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, तो इनकम कहां होना चाहिए? इंडिया में रिसीव होना चाहिए, तभी टैक्सेबल होगा, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब मेरा प्रॉपर्टी फॉरेन पे है, कहां पे? हम यहां रहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी कहां खरीदे? दुबई में। दुबई से रेंट कमा रहे, दुबई से क्या कमा रहे?
तो अगर हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कौन सा रेसिडेंट पढ़े अपने लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में, ROR रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर वो हम है तो वो इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगा? इंडिया में। अगर हम नॉन रेसिडेंट है या तो फिर RNOR है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो वो इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगा? वो इनकम टैक्सेबल बाहर पे होगा। सिंस प्रॉपर्टी भी बाहर पे, इनकम भी बाहर पे रिसीव करेंगे तो यहाँ पे टैक्स, इनकम यहां रिसीव किए तब क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। डिस्प्यूटेड ओनरशिप सर, डिस्प्यूटेड ओनरशिप किसको बोलते हैं बताए? जो डिस्प्यूट है, जो क्या है? डिस्प्यूट है। अब बाप का प्रॉपर्टी बेटे में ट्रांसफर हुआ, दो बेटा है, बड़ा बेटा छोटा बेटा, दोनों में झगड़ा चल रहा है, नहीं मेरा नाम भी, मेरा नाम भी, मेरा नाम। भाई भाई में झगड़ा किसके लिए होता है? प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, है ना? तो सर बड़ा भाई जैसे तैसे बेटा धकल करके मार मुर के भगा के वो कब्जा कर लिया, छोटा भाई को भगा दिया, छोटा भाई कहीं और पे रह रहा है, बड़ा भाई वहां रह रहा है अपना घर पे। अब टैक्स किसके ऊपर चार्ज होगा? छोटा भाई पे। टैक्स दोनों पे चार्ज होगा। भाई इंजॉय कौन कर रहा है? तो जो इंजॉय कर रहा है तो टैक्स का लायबल कौन होगा? सिंपल, पढ़ी क्या लिखा? इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड ओनरशिप क्या लिखा? पर्सन हु इज इन रिसीप्ट ऑफ इनकम और हु एंजॉयज द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी इज लायबल टू टैक्स। क्लियर हुआ? नोट्स मिल गया है, घर पे जाएंगे और यहां तक पूरा पढ़ कर रहिएगा, ठीक है? यहां तक पूरा पढ़ कर रहिएगा सर, यही पूरा यहां तक पढ़ कर रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी तक यहां तक डिस्कस करेंगे, पूरा पढ़ कर रहिएगा।